क्या आप जानना चाहते हैं कि टॉप स्कोरर्स पावर विद इन साइकोलॉजी वॉल्यूम 2 को कैसे पढ़ते हैं? आज मैं बताऊंगी वो स्मार्ट तरीका जो आपको 300 प्लस स्कोर दिला सकता है। हेलो फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट, आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी कैटलिस्ट और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करें और कहाँ से करें। और मेरी इस वीडियो का टारगेट है कि मैं इस वीडियो के से आपके पास 2,500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवा सकूं। इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी और आज के कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पावर विद इन साइकोलॉजी वॉल्यूम 2 की, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जो हमारे CUET के सिलेबस पर बेस्ड है, जिनमें टोटल 12 यूनिट हैं, जिनमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। हर प्रीवियस ईयर पेपर में 50 क्वेश्चंस होते हैं और वहीं प्रैक्टिस सेट में भी 50 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 12 जो हमारी यूनिट है यानी 1200 क्वेश्चंस प्लस आपको मिल जाएगी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट्स, जिसमें आपको हर प्रैक्टिस सेट में 75 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 750 क्वेश्चंस प्लस आपको इन ईयर्स की लेटेस्ट जो ईयर्स हैं उनकी PYQs मिल जाएंगी, यानी कि प्लस 600 क्वेश्चंस, यानी टोटल आपको कुल मिलता है यहाँ पे 2,550 क्वेश्चंस। और हमारे पास इस टाइम नवंबर है, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, यानी टोटल 4 महीने हैं हमारे पास। 4 महीने यानी 120 दिन। इसको हम लोग कवर करने वाले हैं, यानी कि अगर हम एक दिन में 21.25 क्वेश्चन यानी कि 22 क्वेश्चंस को अगर हम डेली करते हैं तो इसको हम कवर कर सकते हैं। इसी स्ट्रेटजी के साथ मैं आगे के वीडियोस में डेली 25 क्वेश्चंस करने की कोशिश करूँगी विथ एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस MCQ की बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, जो कि है सिस्टम एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट होने वाला है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के अलावा भी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हर्मन वॉन हेल्म्स के बारे में। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव। ये जो हर्मन वॉन हेल्म्स हैं वो एक जर्मन फिजिशियन, फिजिक्स के साथ साथ एक फिलोसोफर भी हैं, जिन्होंने कलर थ्योरी ऑफ विज़न का दिया था, उसके साथ साथ ही उन्होंने रिएक्शन टाइम पे बहुत अच्छा काम किया था। इनके इस अप्रोच ने मॉडर्न साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा टर्न लाया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा द टर्म स्यूडो साइंस रिफर्स टू, यानी स्यूडो साइंस का क्या मतलब है। इसका सही आंसर है सी, ऐसी थीरीज या फिर ऐसी प्रिंसिपल्स जो कि साइंटिफिक होने का दावा करती हैं पर वो साइंटिफिक और वैलिड नहीं होती हैं। वो ऐसे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो स्यूडो साइंस है। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थ्योरी दैट individuals are born without the built-in mental content, all knowledge comes from the experience or perception is called। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टेबुला रशा। टेबुला रशा थ्योरी है, इसमें साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो एक इंडिविजुअल है, जो बच्चा होता है, वो जब जन्म लेता है तो उसके पास कोई भी मेंटल कंटेंट नहीं होता, उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं होती। ये सारी नॉलेज एक्सपीरियंसेस के साथ आते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन इज विच व्हाट इज नॉट पार्ट ऑफ फोर ह्यूमर थ्योरी। ये जो फोर ह्यूमर थ्योरी है ये एक क्रीक पुराने एंशियंट क्रीक एक थ्योरी है जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमारी बॉडी है उसमें फोर ह्यूमर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को बैलेंस करती हैं। इस फोर ह्यूमर्स में फर्स्ट है ब्लैक बाइल, ब्लड, येलो बाइल एंड इसमें जो ऑप्शन है हमारा ब्लैक मेलैंकोलिया, ये और हमारे इसमें यही गलत ऑप्शन है, यानी कि यही इस आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सही है पर ये फोर्थ पार्ट जो नहीं है, फोर्थ है प्लीहिमा। क्वेश्चन फिफ्थ है इज अ लीगल सोर्स ऑफ नॉलेज एज पर एम्पिरिसिस्ट्स। तो इसका सही आंसर है सी सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी कि जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं वो सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे आइज़, ईयर, नोज़, स्किन, इससे हम एक्सपीरियंस करके ही सीखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिक्स क्वेश्चन की, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट वाज फॉर्मुलेटेड बाय। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए थॉर्नडाइक। लॉ ऑफ इफेक्ट इस लॉ में सिंपली ये समझाया गया है कि कुछ जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं या जो हमारा जो बिहेवियर है वो शेप होता है, या अगर हमें किसी काम किसी बिहेवियर की वजह से अगर कोई रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम उस बिहेवियर को वापस से रिपीट करेंगे, वही अगर पनिशमेंट मिला तो उस बिहेवियर को हम शो नहीं करेंगे या फिर बहुत कम शो करेंगे। यानी कि इस तरीके से हमें क्या हो रहा है, एक तरीके से इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे एक्शंस का बिहेवियर पर। इसमें पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट भी आता है और उन्होंने जो एसआर लर्निंग है यानी कि स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स लर्निंग भी के बारे में भी बात की है। अब हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। इसमें सेवन्थ क्वेश्चन है जोन्स मिलर इज रिगार्डेड एज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी फादर ऑफ फिजियोलॉजी। इन्हें ये फादर ऑफ फिजियोलॉजी से जाना ही जाता है और ये एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज के बारे में बात की थी, यानी कि हर जो नर्व है वो एक खास सेंस ले जाती है। जैसे अगर जो हमारे आईज़ हैं वो जो हमारे जो सीन्स है उसको देखती है और जो हमारे ईयर्स है वो हमारे हियरिंग नर्व्स को कैरी करती है। एट्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो जो हमारा फर्स्ट अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी है इसका ऑप्शन है सी जी स्टैनले हॉल। इन्होंने सबसे पहले यूएसए में एस्टेब्लिश किया था लेबोरेटरी इन 1883। What was the first revolution in psychology? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रिफाइनिंग साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। जैसा कि पहले फिलोसफर्स का ज़्यादा डोमिनेटेड थे, उनमें इनिशियल आइडियाज़ जो थी बिहेवियरलिज्म के बाद से ये आइडिया में थोड़ी चेंजेस आई, तब जाके जो हमारा इसे डिफाइन किया गया साइंस ऑफ सोल और माइंड के थ्रू। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ये मेंशन भी है कि बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि हर साइकोलॉजी के स्टूडेंट को आना ही चाहिए। इसका ऑप्शन है विलियम वुंट, जिन्होंने
एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी लिप्सिंग जर्मनी में 1879 में स्टैब्लिश की थी। साथ ही इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाई वॉज द कॉग्निटिव रिवोल्यूशन वॉज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूस? साइकोलॉजी रिवोल्यूशन को डिसकॉन्टिन्यूस क्यों कहा जाता है? जो साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, वो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ किया था। वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पढ़ा तो पहले भी जाता था, इसकी स्टडी तो की जाती थी, लेकिन उसका कोई नाम ऐसे स्पेसिफिक कॉग्निटिव साइकोलॉजी के नाम से नहीं था। इसका करेक्ट आंसर है ए। जो प्रोपोनेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्किंग विदाउट नोइंग दैट दे आर बिल्डिंग टूवर्ड्स द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट था, जो कि 1950s से लेकर 1960s में उभर कर बहुत मजबूत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who popularized the term psychology to designate the study of mind? तो इसका आंसर है आंसर ए, क्रिश्चियन वोल्फ। इन्होंने ही सबसे पहले साइकोलॉजिया इम्प्रेसिव और साइकोलॉजिया रेशनलिस्ट का वर्ड का यूज किया था। इन्होंने साइकोलॉजी के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था, पर एज सच उनका जितना उन्हें फेमस होना चाहिए था या फिर जितना उन्हें ऐसे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, उतना उन्हें नहीं मिल पाया। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज, हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी? द करेक्ट आंसर इज विलियम जेम्स। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी के नाम से विलियम जेम्स को जाना जाता है। ये अमेरिकन फिलोसोफर, हिस्टोरियन और साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने ही सबसे पहले यूएसए में साइकोलॉजी को पढ़ाया था, इसलिए उन्हें अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। और इन्होंने एक बहुत फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो कि पब्लिश हुई थी 1819 में, इन्होंने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग इन टेम्पोरल सीक्वेंस। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले कलकत्ता in 1915, then Mysore in 1924, then ऑप्शन ई फर्स्ट जर्नल एस्टेब्लिश हुआ था जो कि 1926, देन सी मद्रास में हुआ था जो कि 1943, और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट ऑफ पुणे जो कि लास्ट में आता है इन 1984। अब क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा एक रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चन है, जिसमें असर्शन है फ्रिट्ज पर्ल वॉज अ की प्रोपोनेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। रीजन है his gestalt therapy focused on wholeness of individual's experience at any given moment। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असर्शन, जो कि हमारा करेक्ट है, जिसका सही आंसर है गेस्टाल्ट थेरेपी। क्योंकि जो हमारा गेस्टाल्ट थेरेपी है वो होलनेस पे फोकस करती है, और
जो फ्रिज पर्ल्स हैं उन्हें ही ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के प्रोमिनेंट माना जाता है, जिन्होंने सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा काम किया है। क्वेश्चन नंबर 16, each person must continually recreate himself. The meaning of life and of existence is never fixed, rather it constantly changes. This can be best explained by, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। Experimental psychology is concerned with testing theories, human thought, feelings, and action beyond any aspect of being human that involves the mind. This is the broad category that features many branches like behavioral psychology, cognitive psychology, etc. क्वेश्चन नंबर 17 फिर से हमारा असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। Assertion is, according to Maslow, after the gratification of basic needs, we move in the positive direction, but it is not automatic. Reason, we often fear our best side, our talent, our finest impulse, and our creativity. इसका आंसर है A. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of. According to Maslow, आफ्टर ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक नीड्स हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो कि ऑटोमेटिक नहीं होता। इसे हमें डायरेक्ट करने के लिए, इसे हमें पुश करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ द philosophy of science deals with the question of existence? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी, ये सिंपल टर्म में कहें तो ऑन्टोलॉजी सीक्स द क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एंटिटीज। यानी ऑन्टोलॉजी बात करती है व्हाट एग्जिस्ट, यानी अस्तित्व का अध्ययन। जो हमारे पास क्या है, नेचर या जो चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके स्टडी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हमें इसमें मैच करना है, जिसमें हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। जो साइको एनालिसिस है वो अनकॉन्शियस प्रोसेस है, वही बिहेवियरलिज्म हमारा ऐसा रिलेशनशिप्स है। स्ट्रक्चरलिज्म इज अ एलिमेंट ऑफ कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट, वही ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स ऑल मेंटल डिसऑर्डर बिलोंग टू विच कैटेगरी? जो मेंटल डिसऑर्डर्स है वो किस कैटेगरी के होते हैं? इसका आंसर है बी, ओनली 1 and 3। इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू।